सर्जिकल स्ट्राइक होता है आयतुल्ला खमीनी के साथ साथ जो पूरी टॉप लीडरशिप है, 40 लोगों को उनको जब मार गिराया जाता है, तो लगता था कि ईरान की स्टोरी यहां खत्म होने वाली है, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, क्रांति आ जाएगी, सत्ता पलट हो जाएगी, वेनेजुएला पार्ट 2 हो जाएगा और ट्रंप अपने आप को विजेता घोषित कर देगा। लेकिन 1 महीने होने को आ रहे हैं, 28 मार्च आते आते कहानी कुछ पलटी हुई लग रही है। अमेरिका को पीछे ढकेल दिया गया है, ईरान डिक्टेट कर रहा है युद्ध होगा नहीं होगा, सीज फायर होगा या नहीं, एक लंबे युद्ध की तैयारी दिख रही है और ट्रंप को ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने की जरूरत दिख रही है। 1 महीने होने आ रहे हैं इस युद्ध को। एक सवाल तो जहन में आता है, 1 महीने पहले जरूर ना आता, थोड़ा मजाक भी लगता, लेकिन अब यह सवाल हमें पूछना पड़ेगा कि क्या ईरान इस युद्ध को जीत सकता है? कैन ईरान विन दिस वॉर? अब विन का मतलब यह नहीं है कि वहां मुज्तबा खमीनी वॉशिंगटन डीसी चले जाएंगे और वहां परचम लहराएंगे ईरान का। विन का मतलब है सिंपल, कि कुछ लीडरशिप इंटैक्ट रह जाती है, कुछ कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर इंटैक्ट रह जाता है, वो अपने बैलिस्टिक स्टॉकपाइल जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां चाहे हिट कर सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर सकते हैं, टोल ले सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी को अपने मतलब से चोक कर सकते हैं जब वो चाहे। तो टेक्निकली देखें तो ईरान इस युद्ध को अभी जीत रहा है। सवाल यह है कि अगर इसी तरीके से ईरान इस पेस को मेंटेन करता है, अमेरिका इस होल्ड को तोड़ नहीं पाता है 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो इससे अमेरिका के फ्यूचर पर, अमेरिका के इमेज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? और इसीलिए हमारा यहां मानना है देशभक्त पर कि ये जो वॉर है, इसका आउटकम हमारी पूरी दुनिया को, जैसे हम इस दुनिया को देखते हैं, जैसे पावर इक्वेशन है इस दुनिया में, उसको पूरी तरीके से रीबैलेंस कर सकता है। 1 महीने से इसी टॉपिक पर हम एपिसोड इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे जिंदगी का सबसे अहम युद्ध है ये, और इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा, भारत पर भी पड़ेगा। अब ये जो सवाल है, इसका जवाब जानना इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब जानोगे तभी आप समझोगे कि ट्रंप इतना डेस्परेट क्यों है इस युद्ध को खत्म करने के लिए। या तो ट्रूप्स भेजेगा, या तो कह रहा है कि नहीं, इरानियंस तो बहुत बढ़िया हैं, मैं तो उनको कॉम्प्लीमेंट करता हूं, सीज फायर ऑफर देने की कोशिश कर रहा है, दूसरे दिन धमका भी रहा है कि 2 दिन में खोलो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तीसरे दिन डिल्यूजनल टॉक्स भी कर रहा है, कह रहा है कि अरे वो तो चाहते हैं कि मैं बन जाऊं आयतुल्ला। इसके बारे में खैर पूरा एपिसोड बनाकर रखा है, समय मिलेगा तो देख लीजिएगा कि ट्रंप कैसे डिल्यूजनल भी हो गए हैं। लेकिन पिछले 24-48 घंटे में बहुत कुछ और बदला है। ईरान ने ट्रंप के पीस पॉइंट, ये जो 15 पॉइंट पीस प्रपोजल है, उसको लिटरली रिजेक्ट कर दिया है। कोई बातचीत नहीं हो रही है, डायलॉग नहीं हो रही है पाकिस्तान में। भारतीय मीडिया में बहुत सारी कवरेज हुई थी इस चीज को लेकर, हमने कवर नहीं किया था क्योंकि हमें मालूम था कि ईरान अभी ट्रंप को सीरियसली नहीं ले रहा है। हालांकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने अपने आप को काफी एक्सपोज कर दिया, कहा कि हम बातचीत नहीं कराते हैं, हम मीडिएशन नहीं कराएंगे, हम दलाल नहीं है। पिछले साल कह रहे थे कि भैया हम ही एक देश हैं जो यूक्रेन, रशिया, इजराइल, ईरान से बातचीत कर सकता है, लेकिन अब हम दलाल बन जाते अगर हम मीडिएटर होते। खैर वो दूसरी बात है। ईरान ने पूरा जो इक्वेशन है अब फिर से पलट दिया है। ट्रंप की बूट्स ऑन द ग्राउंड स्ट्रेटेजी सुनकर ईरान ने बोल दिया है कि अगर ऐसा होता है तो हम यूएई को टारगेट कर देंगे, हम उस पर धावा बोल देंगे, हम उसे कैप्चर कर देंगे, हम उसे इन्वेड कर देंगे। कोई भी देश जो अमेरिका के ग्राउंड इन्वेजन को सपोर्ट करेगा उस पर हम अटैक कर देंगे, उसे हम कैप्चर कर देंगे। याद रखिए, ईरान ने ऑलरेडी 13 यूएस बेस जो गल्फ में थे उसे खत्म कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। वहां अमेरिका के लोग जा तक नहीं सकते हैं, काम तक नहीं कर सकते हैं। और अब वहां से जो भाग कर लोग यूएस होटल में छिपे हुए हैं, सिविलियन एरियाज में छुपे हुए हैं, अब ईरान कह रहा है कि हम तुम्हें भी टारगेट करेंगे जहां से तुम ऑपरेट कर रहे हो। आईआरजीसी ने एक धमकी दी है, in the coming hours we will attack hotels in the United Arab Emirates, Bahrain and also in Damascus, Syria where American forces are staying. टेक्निकली तो अमेरिकन अगर आप देखो तो आज के डेट में अरब जो सिविलाइजेशन है, जो सिविलियंस हैं, उस पॉपुलेशन को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। चौड़ से अपने मिलिट्री बेस में नहीं रह सकते हैं। लेकिन अमेरिका में बोला जा रहा है कि युद्ध तो वो जीत चुके हैं। अमेरिका बार बार यही कोशिश कर रहा है कि भैया देखो, मैं तो चाहता हूं युद्ध खत्म कर दो, लेकिन ईरान वॉर के जो स्कोप को है उसको एक्सपैंड कर रहा है। 1 मिलियन फाइटर्स मोबिलाइज कर रहा है आईआरजीसी, और यहां तक कि 12 साल के बच्चों तक को भी अलाउ कर दिया है कि आप भी युद्ध में शामिल हो सकते हो। अब आप इसको डिबेट जरूर कर सकते हो गुड या बैड, लेकिन इजराइल के हथकंडों के सामने पता नहीं गुड क्या रह गया और बैड क्या रह गया है। लेबनान में जो वो कर रहा है उसके बारे
बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता के रखा है, देख लीजिएगा एपिसोड। उधर आईडीएफ के चीफ कह रहे हैं कि इजराइल की जो मिलिट्री है वो कोलैप्स कर सकती है क्योंकि लोग नहीं है उनके पास, मैन पावर शॉर्टेज हो रही है। आप सोचिए, इजराइल की जो जेनोसाइड मशीनरी है वो अपने आप को स्ट्रेच्ड पा रही है। इतना पैसा, इतना सपोर्ट के बावजूद इजराइल अपनी लिमिटेशन समझ रहा है। उधर पेंटागन और 10,000 ट्रूप्स सोच रहा है कि हम भेजें ईरान में। अमेरिका लेकिन रुक रहा है, सोच रहा है, बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने से पहले इतिहास को शायद देख रहा है कि कहीं मेरे साथ वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान फिर से तो ना हो जाए। और इसीलिए ट्रंप ने अपना एनर्जी प्लांट पर जो बम गिराने का प्लान था उसको 10 दिन से पोस्टपोन कर दिया है। अब कहा है अप्रैल 6 नया डेडलाइन है। ट्रंप का कहना है कि ईरान मुझसे भीख मांग रहा था। ईरान कह रहा है कि भैया हमने कोई पॉज नहीं मांगा है। ईरान तो कह रहा है कम टू ईरान हबीबी। उधर हुतीज भी कह रहे हैं कि आओ हम भी आ रहे हैं, रेड सी को हम भी ब्लॉक करने वाले हैं। रशिया बैठकर वहां मुस्कुरा रहा है, उसका ऑयल रेवेन्यू $24 बिलियन हो गया है, डबल हो गया है एक महीने के अंदर। और चाइना वहां सीक्रेटली बैठकर नोट्स ले रहा है कि अमेरिका क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, जिससे ताइवान पर जब वो कब्जा करे तो अमेरिका कुछ ना कर पाए। वहां भारत में भी हम तैयारी कर रहे हैं एक मैसिव ऑयल प्राइस हाइक के लिए। फिलहाल गवर्नमेंट ने ड्यूटी ऑन ऑयल को अभी स्लैश किया है, तो अभी तो पेट्रोल पंप में स्टेबल प्राइसेस है, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या होगा किसी को पता नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे यूएस ईरान युद्ध में उनके धमाके जो हैं वो पूरी दुनिया अभी महसूस कर रही है और भी ज्यादा महसूस करने वाली है आने वाले दिनों में। ऑयल, रॉ मटेरियल शॉर्टेज, सप्लाई चेन टूट रहे हैं, कंपनीज एक देश से दूसरे देश भाग रहे हैं, सब अपना अपना हिसाब देख रहे हैं। ऐसे उथल पुथल के बीच में अक्सर एक जगह की इंपॉर्टेंस गिरती है और किसी नए जगह पर ताकत एक नई उभरती है। इस बार वो नई ताकत, वो नई शक्ति भारत देश भी हो सकती है क्योंकि पहली बार दुनिया का सबसे जाना माना स्टार्टअप एक्सेलरेटर वाई कॉम्बिनेटर भारत आ रहा है। वाई कॉम्बिनेटर ने एयरबीएनबी, स्ट्राइप, ड्रॉपबॉक्स, रेडिट जैसे कंपनीज को उड़ान भरने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। अब वो भारत की तरफ रुख कर रहे हैं, हमारे पोटेंशियल को देखकर, समझकर। यह एक बड़ा सिग्नल है और जो बिल्डर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी उससे भी बड़ा है। 16 और 17 अप्रैल को बेंगलोर में वाइबकॉन इंडिया हो रहा है और यहां आप वाइब कोड करके सीधा वाई कॉम्बिनेटर इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट, बिना रेगुलर एप्लीकेशन के, बिना क्यू में खड़े हुए। लेकिन इसके लिए आपको इनविटेशन तो चाहिए होगा। यहां आपको अपनी जगह तो कमानी पड़ेगी। इंडिया के टॉप 300 बिल्डर्स के बीच में अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यहां विनर्स को मिलेगा डायरेक्ट वाई कॉम्बिनेटर्स के साथ इंटरव्यू, बैंगलोर के बिलबोर्ड्स पे जगह और स्टार्टअप सिस्टम का अटेंशन। टॉप 3 विनर्स को मिलेंगे $5,000, $3,000 एंड $2,000 इन कैश रिवॉर्ड। फाइनलिस्ट को इन्वेस्टर्स के साथ राउंड टेबल, माने वो लोगों के साथ मीटिंग जो एक्चुअली कंपनीज बनाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इंडिया के बिल्डर्स में से हो, अगर सच में बिल्ड और कंपीट कर सकते हो, तो अप्लाई करो वाइबकॉन इंडिया के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने देकर रखा है। एक ही मौका है, मत चूको इसको और इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें ऐसे एक मौके की तलाश है। बेस्ट ऑफ लक। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। इस युद्ध का आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका युद्ध तो बहुत लड़ता है, लेकिन इस एक युद्ध से बहुत कुछ इस पर टिका हुआ है। यह सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वापस खोलने की बात नहीं है, वो तो बहुत एक छोटा सा गोल है। अमेरिका इसीलिए बार बार कहती रहती है, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। We've won this. This war has been won. Never in recorded history has a nation's military been so quickly and effectively neutralized. That Operation Epic Fury has been a resounding military triumph. हां भाई, जीत गए एक तरफ से। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का जो टैक्टिकल मिलिट्री सक्सेस था वो है, आपने डिग्रेड किया है इरानियन एयर डिफेंसेस को। मिसाइल स्टॉक्स अब ईरान के भी कम ही हो रहे होंगे। आपने न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया है, आपने उनके टॉप लीडरशिप को बार बार मार गिराया है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब आप सोचिए कि ये हारा हुआ ईरान इसी तरीके से हारा हुआ रहता है। मने इस्लामिक रिपब्लिक जो है वो सरवाइव करती है, आईआरजीसी उसका अभी भी उसको लीड करती है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार्शियली खोलती है सिर्फ उन शिप्स के लिए जो वो चाहती है आए जाए। ईरान और जो उसके प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं, चाहे वो हुतीज हो या फिर हमास हो या हिजबुल्ला हो, वो कहें विक्ट्री थ्रू रेजिस्टेंस हमने ले लिया है। और तेहरान धीरे धीरे एक एसिमेट्री बिल्ड करे, रशिया और चाइनीज सपोर्ट अपने साथ ले ले। सोचो इसी तरीके से ये हारा हुआ ईरान कैरी ऑन करता है तो अमेरिका को क्या दिक्कत होने वाली है?
बहुत ज्यादा, बहुत गहरा एक इंपैक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले अगर ईरान को अमेरिका इसी स्टेट पे छोड़ देता है तो इरोजन ऑफ द पेट्रो डॉलर तो बिल्कुल पक्का है। पेट्रो डॉलर क्या है, हमने आपको पहले ही समझा के रखा है, अमेरिका की वर्चस्वता का एक बहुत अहम पिलर है, स्तंभ है। लेकिन जब ऑयल प्राइस इतनी वॉलेटाइल होगी और अमेरिका पर कॉन्फिडेंस इतना कम होगा तो गल्फ नेशंस जो हैं वो अपने लिए कहीं और सिक्योरिटी गारंटीज ढूंढेंगी। वो रशिया से बात करना शुरू कर देगी, वो चाइना से युआन में तेल उनको बेचना शुरू कर देगी। धीरे धीरे रशिया और चाइना अमेरिका का ये जो 1970s में बनाया फाइनेंशियल सुप्रीमेसी है और ये जो डॉलर की वर्चस्वता है उसको खत्म करने लगेंगे। नंबर 2, गल्फ एलाइज को पहले ही यह बात समझ में आ चुकी है कि भैया अमेरिका पर अब हम डिपेंड नहीं कर सकते अपनी सेफ्टी पर, ये तो आए दिन हमारे ऊपर हमला कर सकता है इस तरीके से। इसीलिए वो चाइना से बात करेंगे, वो रशिया से बात करेंगे, सऊदी अरेबिया, यूएई जो दूसरे देश हैं